सबको नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में शिक्षा अधिकार अधिनियम। ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, और 2 नंबर क्वेश्चन आपको श्योर यहाँ से पूछेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न 50 क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, जिसमें उम्मीद है कि आपको 2 क्वेश्चन एकदम श्योर यहाँ से मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज उससे पहले बोलेंगे कि आप सभी को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कर लीजिए। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम देश भर में लागू किया गया। ठीक है, शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है देश भर में लागू किया गया। किस तिथि को लागू किया गया? ये देखिए 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 26 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011। देखिए यह जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा अधिकार अधिनियम में यह जो होता है पूरे देश भर में यह 1 अप्रैल 2010 को यह लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा। चलिए देखिए हम लोग दूसरा प्रश्न में क्या कहता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई? देखिए राष्ट्रपति द्वारा, यानी इसको राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई? कब गया? 1 मई 2009 को दिया गया, या फिर मई 2010 को दिया गया, अगस्त 2009 को दिया गया, या अगस्त 2010 को दिया गया? देखिए इसका राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी होता है अगस्त 2009 में ही दिया गया था, लेकिन लागू किया गया था 1 अप्रैल को। मंजूरी अगस्त में ही दिया गया था, अगस्त 2009 में ही इसको मैंने मंजूरी दे दिया गया था। इसीलिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 हम लोग कहते हैं। लागू किया गया है 2010 में, लेकिन इसको मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया था अगस्त 2009 में ही। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है कि अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी दी? उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल थे, और कपिल सिब्बल ने इसको मंजूरी किस तिथि को दिया था? 13 फरवरी। तिथि याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी 2010, 2 फरवरी 2010, 1 अप्रैल 2010, या फिर 28 फरवरी 2010। देखिए प्रश्न कहता है यहाँ पर मंजूरी दिया गया था कपिल सिब्बल के द्वारा पहला ऑप्शन सही होगा, यानी 13 फरवरी 2010 को इसको राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय मंत्री द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। चलिए देखिए चौथा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कहता है कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उस समय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थे, ठीक है, द्वारा किस दिन की गई थी? यानी यहाँ पर डेट किया गया, यानी इसको प्रतिभा पाटिल द्वारा ये घोषणा जो किया गया था किस दिन किया गया था, किस तिथि को किया गया था? ठीक है, 1 अप्रैल 2010, 13 फरवरी 2010, या फिर 12 फरवरी 2010, या फिर 13 अप्रैल 2010 को। देखिएगा यह राष्ट्रपति द्वारा जो लागू करने की घोषणा जो किया गया था, यह किया गया था 22 फरवरी 2010 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न कहता है अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? देखिए अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? संबंधित सरकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति, अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। ठीक, उसके बाद देखिए कि बालकों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, संबंधित सरकार द्वारा नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा जो होगा 2 सही होगा कि 6 से 14 वर्ष के बालक का विद्यालय में प्रवेश करवा लेना है, उपस्थिति बनाए रखना है, और उसको अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा देना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द, यहाँ पर जो अनिवार्य जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? दंडात्मक कार्यों से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाए। ठीक, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान किया जाए। केंद्र सरकार दाखिला, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। यहाँ पर कह रहा है अनिवार्य शब्द जो लिया गया है, यह अनिवार्य शब्द है क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है, जो क्या कहता है, शिक्षा सतत प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ये जो होगा सतत शिक्षा के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, इसका अर्थ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है। क्या प्रारंभिक शिक्षा? देखिए 1 से 5 तक के लिए शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षा, कक्षा 1 से 10 तक के लिए शिक्षा या कक्षा 6 से 8 के लिए। देखिए अनिवार्य शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा के तात्पर्य है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन से तात्पर्य है माने प्रारंभिक विद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं 1 से 8 क्लास तक का जो शिक्षा है ये क्या कहा गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, यानी प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल तक की शिक्षा को कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ये मेरा सही होगा। चलिए प्रश्न 8 में क्या कहता है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी दूरी की सीमा में एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। आरटी में स्पष्ट ये नियम है कि 1 से 5 क्लास के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कितना दूरी में स्कूल रहेगा। ऑप्शन नंबर पहला देखिए 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रत्येक 1 किलोमीटर के रेडियस में जो होगा एक विद्यालय होगा, प्रत्येक 1 किलोमीटर के रेडियस में। हाँ, लेकिन इसमें भी 1 किलोमीटर से कम में भी स्थापित किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए एक गांव है, दूसरे गांव के बीच की दूरी आधा ही किलोमीटर है, लेकिन बीच में नदी पड़ता है। ठीक है, आवागमन की सुविधा नहीं है, वैसी स्थिति में हम कम में भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर के रेडियस पर एक विद्यालय होगा। ठीक है, चलिए अगला 9वां प्रश्न नंबर 9 में क्या कहता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, नहीं लगाया जाएगा यानी कौन सा कार्य जो शिक्षक नहीं करेगा। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना, चलिए जनगणना में लगाया जाता है टीचर को, इसलिए आगे देखिए आपदा राहत कोष, ये भी इसमें भी लगाया जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो सभी टीचर को आपदा है ना राहत कार्य में सबको लगाया गया है। चुनाव संबंधी कार्य भी शिक्षक करते हैं, यानी पल्स पोलियो कार्यक्रम में इनको नहीं लगाया जाएगा और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर। 10 प्रश्न में कहता है, इस अधिनियम के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। देखिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति बनाया गया। पहले ग्राम शिक्षा समिति हुआ करता था, अभी क्या हो गया कि प्रबंधन कमेटी बनाया गया है, यानी उसको मैनेजमेंट है ना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाया गया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 50% निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। 25% नहीं होगा, 33% नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, यानी 50% 50% महिला की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ठीक है, चलिए 11 प्रश्न 11 में कहता है कि इस अधिनियम के अनुसार किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित, यानी विद्यालय आने से नहीं रोक सकते हैं, नहीं विद्यालय से हम लोग बिना कारण का हम लोग उसको निष्कासित कर सकते हैं। 5वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक, 10वीं कक्षा तक, 9वीं कक्षा तक। अभी हम लोग बात किए हैं कि प्रारंभिक शब्द का अर्थ है 1 से 8 क्लास तक कहने का, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8 क्लास तक, यानी 8वीं कक्षा तक विद्यार्थी को हम लोग स्कूल से नहीं निष्कासित कर सकते हैं। चलिए इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। अगला देखते हैं 12 प्रश्न 12 में कहता है, संविधान भारतीय संविधान की धारा यानी धारा 45 में किस आयु तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का बात कही गई है। 21 साल तक, 14 साल तक, 18 साल तक और फिर 11 साल तक। ठीक है, तो हमारा ये भारतीय संविधान में जो होता है ये आरटी बना है, उसमें 14 साल के बच्चों तक के बच्चों को हमको क्या किया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं 13 में कहता है कि संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, यानी कौन सा आर्टिकल तक हम लोग ये बात करते हैं, कौन सी धारा किस आर्टिकल में यह बात का प्रावधान है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 45, आर्टिकल 49, आर्टिकल 42। देखिए आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 धारा 45 में यह प्रावधान किया गया है
चलिए देखते हैं 14 प्रश्न। कहता है हाल ही में किस कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया गया है? 1 से 5 तक, 1 से 10 तक, 1 से 8 तक या 1 से 12 तक। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि 1 से यानी इंटर क्लास तक, इंटर तक यानी हायर सेकेंडरी तक इसका मुक्त कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 4 होगा सही। चलिए देखते हैं 15 है, ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है। ठीक है, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। यह कथन जो कहा गया है किस मनोवैज्ञानिक या किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा या फिर अरविंद के द्वारा? तो श्री अरविंद के द्वारा यह कथन कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही। 16 नंबर में कहता है भारतीय संविधान के किस धारा में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है? देखिएगा, भारतीय संविधान में शिक्षा को फंडामेंटल राइट बताया गया है, यानी मौलिक अधिकार बताया गया है। किस धारा के अंतर्गत? 32 ख, 45 ग, 21 अ और 351। देखिए, मौलिक अधिकार बनाया गया है 21 के अ में। ठीक, आगे चलिए देखिए 17 प्रश्न में कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बालकों के लिए लागू होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तो ईजी है ना। कितना तक होता है? 6 से 14 साल। ये पहला ही मेरा आंसर सही है। 6 से 14 साल के बाद से बच्चा को निःशुल्क एजुकेशन देना है। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर में शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। यहाँ पर देखिए हमको किसी शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास। तो सभी प्रकार का विकास शिक्षा में ही, शिक्षा के द्वारा ही संभव है और ये सर्वांगीण विकास इसका उद्देश्य होता है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न कहता है कि कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? देखिए ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 6 से 8 क्लास तक, 6 से 8 क्लास तक क्या होना चाहिए? शिक्षक और छात्र स्टूडेंट टीचर अनुपात क्या होना चाहिए? रेशियो क्या होना चाहिए? 1:30, 1:35, 1:40, 1:45। ठीक है, तो हम लोग 6:8 कहा है, तो 6:8 के लिए 35 बच्चे पर 1 शिक्षक होना चाहिए, यानी 1 टीचर पर 35 विद्यार्थी। 20 में देखिए कक्षा 1 से 5 तक कि 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक का क्या अनुपात होना चाहिए? देखिए याद रखिएगा कि 200 से ऊपर के बच्चों पर कह रहा है, उससे कम का नहीं। 200 से ऊपर के बच्चों पर शिक्षक और छात्र के अनुपात क्या होना चाहिए? 1:30, 35:1, 40:1 या फिर 45:1। यहाँ पर देखिए जहाँ भी 200 से ऊपर बच्चे रहेंगे वहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात माने छात्र शिक्षक अनुपात यानी 40 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए, है ना। याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। मिडिल स्कूल की बात करते हैं 6 to 8 के लिए, तो 1 टीचर पर 35 विद्यार्थी और 1 से 5 रहेगा, लेकिन वहाँ विद्यार्थी की संख्या 200 अधिक रहेगा। ठीक है, तब 40 बच्चा पर 1 टीचर होगा। आगे देखते हैं 21 में कहता है उच्च प्राथमिक स्तर तक फेल करने की व्यवस्था का अंत किस कानून की देन है? आज जो हम लोग देख रहे हैं बच्चा को फेल नहीं करना है, यह कौन सा कानून का देन है? देखिए RTI का देना है, RTE का है या फिर RTCP का है या REI का है? कोई दिक्कत नहीं, शिक्षा अधिकार अधिनियम RT का देन है कि बच्चा को फेल करना ही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए 21 में कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है यानी असत्य है? कहता है कहा इससे शिक्षा बालकों का मौलिक अधिकार बन गया। ये बात सही है। यह कानून 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ, ये तो गलत है भाई। अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। चलिए ये गलत है ना, ये गलत है। आगे देखते हैं इसमें बालक की आयु 6 से 14 वर्ष तक, ये सही है। देखिए निजी शिक्षण संस्थानों में 25% शिक्षक जो होते हैं कमजोर या अभिवंचित तबके के बालकों के लिए आरक्षित रहेगी, ये भी सही है। यानी ऑप्शन मेरा यहाँ 2 जो है गलत है और वही मेरा आंसर होगा। चलिए देखिए है ना 23 प्रश्न में कहता है कि निःशुल्क शिक्षा एवं अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटा प्रति सप्ताह, याद रखिएगा कि 1 सप्ताह में उसको कितना घंटा क्लास लेना है। ठीक है, यानी शिक्षण का काम करना है 40 घंटा, 45 घंटा, 50 घंटा, 55 घंटा। याद रखिएगा 45 घंटा टीचर को करना है, क्लास करना है 1 सप्ताह में।
ठीक है, यानी शिक्षण का काम करना है, शिक्षा से संबंधित कार्य करना है। आगे देखिए 24 प्रश्न में कहता है क्या, आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीट का प्रावधान है, यानी गरीब बच्चों के लिए जो है उसको कितना प्रतिशत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने का प्रावधान है। 10%, 25%, 33%, 50%। बहुत आसान सा प्रश्न है ये, आप बहुत बार सुने होंगे कि 25% जो होता है निजी विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए सीट आरक्षित है और उसका एडमिशन वहाँ लिया जाता है या लिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं 25 प्रश्न। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवस यानी कितना वर्किंग डे होना चाहिए 6 to 8 के लिए एक इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 200 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस, 235 कार्य दिवस या 265 कार्य दिवस, है ना। वर्किंग डे कितना होना चाहिए साल में, 220 होना चाहिए। 26 प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है क्या, संविधान की किस संविधान संशोधन द्वारा पूर्व में भी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक किया गया था। याद रखिएगा 86 संविधान संशोधन 2002, 87 संविधान संशोधन 2002, 86 संविधान संशोधन 2000 या फिर 86 अमेंडमेंट 2005। याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पहला ऑप्शन होगा, है ना। 86 अमेंडमेंट 2002 में यह प्रावधान किया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न 27 में कहता है क्या, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितना होना चाहिए। न्यूनतम कार्य दिवस 200 दिन, 210, 150 दिन, 225 दिन, 175 दिन। याद रखिएगा 200 दिन होना चाहिए प्राइमरी युग, यानी 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए जो होता है 200 दिन होना चाहिए। और अभी हम लोग पढ़े हैं यानी कितना होता है 6 to 8 के लिए जो होता है 6 to 8 के लिए 220 दिन होना चाहिए और फिर 1 to 5 के लिए 200 दिन होना चाहिए। चलिए देखिए 28 प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत है, याद रखिएगा। चलिए देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम वार्षिक घंटे यानी कौन सा घंटे, शैक्षणिक घंटा यानी शिक्षण से संबंधित एक्टिविटी या जो काम होता है शिक्षा का कितना घंटा होना चाहिए। 200 घंटा, 400 घंटा, फिर 6 घंटा, 800 घंटा, नहीं 800, चूँकि 200 दिन तो मेरा होबे करता है तो 200 घंटा कहाँ से होगा, जब भी होगा 800 घंटा, यानी 800 घंटा जो होता है 800 आवर जो होता है एक साल में माना गया है इस अधिनियम के तहत। 29 प्रश्न में कहता है 29 में, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितना होगी, 5 होगी, 4 होगी, 7 होगी या फिर 10 होगी। अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि जहाँ 200 या उससे अधिक बच्चा होगा वहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना हो जाता है 40:1। तो 40:1 हो जाएगा तो उसके अनुसार हमारा शिक्षक की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए 30 प्रश्न में कहता है किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। अकादमिक मतलब होता है सिर्फ एकेडमिक उत्तर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यानी सिर्फ शैक्षणिक गतिविधि का काम करना है, बाकी कोई भी बिल्डिंग वर्क चाहे कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है जिससे पढ़ाई बाधित होगा, है ना। तो यह किस धारा में यह मेंशन किया गया, संविधान ये RTE जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम के किस धारा में यह मेंशन है। देखिए धारा 15 में, धारा 24 में, धारा 17 में, धारा 13 में। धारा 24 में इस बात का उल्लेख है कि शिक्षक को शैक्षणिक गतिविधि ही करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। चलिए 31 प्रश्न में कहता है क्या है, हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। चलिए आसान सा प्रश्न देखिए, सभी छात्रों के लिए नहीं, इसमें निर्धारित है 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों नहीं, 14 साल के 6 से 14 साल यानी 14 साल के बच्चों तक के लिए यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए 32 में क्या कहता है, अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में कौन कौन बाधा है भाई। चलिए देखिए कि अपव्यय की समस्या भी है, मेरे मार्ग में बाधा होता है, जन चेतना की भी कमी ये भी मार्ग में बाधा होता है, शिक्षा महत्व की अज्ञानता, शिक्षा को हम लोग एजुकेशन के महत्व को भी नहीं समझ पा रहे हैं, यह भी मेरा बाधा है, इसलिए उपरोक्त में से सभी होगा। चलिए 33 में कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू
करना क्यों आवश्यक था? ध्यान दीजिएगा, क्या क्यों आवश्यक था? क्योंकि यह बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु, चलिए हम लोग देखते चलते हैं, है ना, ये भी क्या होता है, कराने हेतु। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों के शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा नहीं करती थी। आगे देखिए, बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, क्योंकि चौथा में है, क्योंकि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व थे, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें मेरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला होगा, वो बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। लेकिन अभी भी इसे जमीनी स्तर पर उतारना बाकी है। ठीक है, आगे चलिए देखिए 34 में कहता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में, सर्वहारा शैक्षिक प्रशासन में, आंतरिक शैक्षिक प्रशासन में, या बाह्य शैक्षिक प्रशासन में? याद रखिएगा, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाह्य शैक्षिक प्रशासन में इसकी व्यवस्था की गई है। चलिए देखिए 35 प्रश्न में क्या कहता है, 35 में, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है? फ्री एजुकेशन एक्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, राइट फॉर कंपलसरी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देना है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है 36 में कहता है क्या, कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के दायरे में। कहने का मतलब है कि कक्षा 1 से 5 तक में 1 किलोमीटर और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय को किस रूप में कानून में परिभाषा किया गया? किस रूप में, है ना, विद्यालय को किस रूप में कानून में परिभाषा किया गया है? याद रखिएगा कि नेबरहुड प्राथमिक स्कूल, और फिर ये हो गया उच्च प्राथमिक विद्यालय, यानी और फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर मेरा पड़ोस होगा, है ना, नेबरहुड का कहने का मतलब है कि आसपास, आसपास कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर के रेडियस में प्राइमरी स्कूल, और 6 से 8 क्लास के लिए होता है, यानी अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होना चाहिए, उसके अगल बगल, यानी नेबरहुड मतलब होता है उसके अगल बगल, यानी उसके रेडियस में। आगे चलते हैं 37 प्रश्न 37 में कहता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, का क्या कार्य है? क्या कार्य है? कहता है क्या, प्रत्येक बालक को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ये स्थानीय सरकार यानी उस राज्य की सरकार को ये उपरोक्त सभी व्यवस्था उसको करना है शिक्षा अधिकार अधिनियम को के लिए। ठीक है, 38 में कहता है कि संसद बजट सत्र के पहले दिन, याद रखिएगा, संसद बजट सत्र के पहले दिन अधिनियम की घोषणा के समय राष्ट्रपति ने देश के शैक्षिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन को किन संबंधों पर आधारित बताया? देखिए, समावेशन, उत्कृष्टता, विस्तार, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी के लिए आवश्यक बताया था। चलिए देखिए 39 इसमें से कहता है कौन सा कथन सही है? क्या कहता है, कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों की प्रवेश पूर्व परीक्षा लेनी चाहिए। नहीं, ये गलत है, एकदम ये नहीं है, कोई परीक्षा नहीं लेना है। आयु प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यार्थी को विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, ये एकदम सही है। कोई हमको एज हमको आयु प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चा चाहता है कि हम विद्यालय में पढ़ेंगे, इस अधिनियम के तहत उसको स्कूल में एडमिशन ले लेना है। विद्यार्थी को दंड देना चाहिए भी नहीं होगा, विद्यार्थी में प्रवेश शुल्क लेना चाहिए नहीं होगा। फ्री एजुकेशन है तो कोई भी शुल्क नहीं लगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कोई शुल्क नहीं लेना है। चलिए देखिए 40 में कहता है इस अधिनियम में शिक्षक का क्या कर्तव्य है? आगे देखिएगा, कहता है कि शिक्षक विद्यालय में नियमित रूप से और समय पर उपस्थित हो, एकदम जरूरी है।
ठीक है, समय पर तो जाना ही चाहिए। समय पर पाठ्यक्रम पूरा किया जाए, ये भी सही है। अभिभावकों से नियमित मीटिंग और छात्रों की प्रगति से अवगत कराएगा, ठीक है, यानी टीचर पेरेंट्स मीटिंग भी ज़रूरत के अनुसार किया जाना चाहिए। इसीलिए ग्राम शिक्षा समिति और फिर प्रबंधन समिति बनाया गया है, ताकि उसकी बैठक नियमित रूप से हो। उपरोक्त में से इसका सही होगा सभी आंसर। चलिए देखिए अब 41 प्रश्न। 41 में कहता है क्या, इस अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन सही है? क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। चलिए सही है। फिर देखिए, बालक के शारीरिक व मानसिक योग्यता को बढ़ाकर उनकी विकास किया जाए, ठीक है। आगे देखिए, भय, चिंता और तनाव से मुक्त कर बालकों को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, यानी सहयोग दिया जाएगा। चलिए उपरोक्त में से ये सभी कथन सही होंगे। इसमें यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है, इसमें से डी नंबर में होगा, सही होगा उपरोक्त में से, यानी चौथा जो होगा यहाँ पर होगा ऑल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ऑल हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न 42 में कहता है शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अधिनियम में कहा गया है। चलिए भाई, टीचर की नियुक्ति के संबंध में यानी इस अधिनियम के तहत कैसा शिक्षक या किस प्रकार शिक्षक की नियुक्ति होना चाहिए। देखिए, संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, चलिए ये भी तो सही है। जो भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया है उसके द्वारा किया जाना चाहिए। आवश्यकता होने पर यदि अप्रशिक्षित व्यक्ति अध्यापक नियुक्त किया जाता है तो उसे 5 वर्ष के भीतर उसकी जो भी योग्यताएं हैं उसको पूरा करना चाहिए। उपरोक्त में थे दोनों सही है, दोनों गलत है, नहीं, ये ऑप्शन नंबर 3 है, यानी दोनों सही है, ठीक है। चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि 43 प्रश्न। 43 में क्या कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, है ना, यानी संबंध में शिक्षकों को कौन सा काम करने से मना है, यानी निषेध है। देखिए, विद्यालयी शिक्षा के कार्यों को करना चाहिए। चलिए, विद्यालय की शिक्षा कार्यों को करना चाहिए तो करना चाहिए, ठीक है। शिक्षण में नवाचार अनुप्रयोग करना चाहिए। शैक्षणिक उद्देश्य के कार्यों के अतिरिक्त कार्य करना, ठीक है, तथा शिक्षा के विकास की तुलना में सामाजिक विकास को महत्व देना, नहीं, ये तो गलत है। आगे देखिए, शिक्षण गतिविधियों में पूर्ण सहभागिता देना तथा शैक्षणिक विकास के लिए कार्य करना, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर ये 3 जो है 3 आंसर होगा, और ये इस तरह का कोई काम करने से शिक्षक को मना है, ठीक है। 44 प्रश्न है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो शैक्षणिक कार्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, यानी जो भी है शिक्षण कार्य के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन शिक्षकों को उन कार्यों में लगाया जा सकता है। जैसे जनगणना संबंधी कार्य, ये भी शिक्षण कार्य नहीं लेकिन टीचर को लगाया जाता है। आपातकाल में सहायता, ये भी लगाया जाता है। स्थानीय सरकार या राज्य सरकार में चुनाव संबंधी कार्य में भी लगाया जाता है। उपरोक्त में से इसका सही आंसर होगा। चलिए देखिए 45 में कहता है विद्यालय में शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षक धन प्राप्ति के लिए कर सकता है। क्या कर सकता है? देखिए, घर घर विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाएगा, गलत है। विद्यालय से अवकाश लेकर घर में कोचिंग, एकदम गलत है। विद्यालय समय की समाप्ति के बाद विद्यालय में ही अतिरिक्त समय में ट्यूशन, ठीक है, पढ़ाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए 45 में कहता है कि विद्यालय समय समाप्त हो जाएगा और विद्यालय में ट्यूशन नहीं करना है, उसको अतिरिक्त को ट्यूशन नहीं देना है उसको, इनमें से कोई नहीं, कोई कार्य नहीं कर सकता है वो इस अधिनियम के तहत, ठीक है। आगे देखिए 46 में कहता है क्या, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के संदर्भ में केंद्र सरकार का क्या उत्तरदायित्व है। क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संबंधी रूपरेखा का विकास, चलिए सही है। शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी योग्यता का विकास, चलिए टीचर को क्वालिटी लगातार बढ़ाते रहने के लिए उसको समय समय पर ट्रेनिंग की आवश्यकता ये है। राज्य सरकार को शोध योजना एवं नवाचार के लिए उसको सहयोग लेगा, ये भी कर सकता है, यानी उपरोक्त में से सब करवा सकता है, ठीक है। आगे चलिए 47 प्रश्न कहता है कि अधिनियम के अनुसार विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधा निर्धारित है, ठीक है। क्या देखिए, सभी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना, ये सही है। विद्यालय जीवन में बिना भेदभाव सभी विद्यार्थियों को पूरा सम्मान देना, कोई, ठीक है, एकदम सही है। विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार योजनागत ढंग से शिक्षण कराया जाए, उपरोक्त में से सभी करना है, ठीक है। चलिए देखिए 48 में कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में विद्यालयों को क्या निर्देश दिया गया है। विद्यार्थियों की प्रवेश पूर्व परीक्षा लेना, नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है,
ठीक है। आगे देखिए, विद्यार्थियों से प्रवेश पूर्व किसी प्रकार की परीक्षा या प्रवेश शुल्क न लेना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विद्यार्थियों को दंड देना इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है कि क्या होता है, किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क उसको नहीं लेना है। आगे चलिए देखिए 49 में कहता है क्या, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। पहला क्या है, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, एकदम सही है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, एकदम ये भी सही है। देखिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, ये भी सही है। यानी इनमें से सब उसको करना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन कहता है क्या, लास्ट क्वेश्चन है ये, कहता है क्या, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में 2009 की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा देना है बच्चों को, चलिए सही है। प्राइवेट ट्यूशन का अंत करना है, चलिए ठीक है, एकदम सही है कि बहुत से लोग प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता है, क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेंगे, इसका अंत करना उद्देश्य है। शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना का निषेध करना है, ये भी सही है, यानी किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना है। निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन नहीं, गलत है, निजी विद्यालय को कम करना है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा जो है 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे NCF 2005, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्वेश्चन अगला वीडियो होगा। चलिए, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, एकदम लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, और अगला अपडेट रहने के लिए आपको अगला वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नहीं किए हैं एकदम जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद, बाय।